वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। जैसा कि हमने कुछ लेक्चर्स इलेक्ट्रोस्टैट के पढ़े थे और उसके बाद मैंने आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे और आपको नेक्स्ट जो अभी हमारा जस्ट प्रीवियस लेक्चर था, शायद 8वें नंबर की जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको उनके रिप्लाई भी किए थे और कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आज मैं आपको उनके आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको उनके आंसर कल बताऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों का रिप्लाई है तो सर आज हम और प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो अब हम लोग इसके आगे सेकंड पार्ट करते हैं शुरू, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। तो सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट हमारा शुरू हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, मतलब विद्युत फ्लक्स। इसको जनरली हम लोग सिंबल काम में लेते हैं फाई। इसके बारे में हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखो, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी राशि आती है वो समझा देता हूं। एरिया वेक्टर, सदिश क्षेत्रफल। देखो क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है उस राशि को हम लोग, क्षेत्रफल मतलब एरिया को हम लोग क्या मानते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। मतलब इसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। मान लो जैसे मैं बात करूं, मेरे पास ये एक एरिया है, इस एरिया ये किस तरफ झांक रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। कहने का मतलब अगर मेरे पास ये कोई एरिया हो तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगी। उसको हम क्या बोलेंगे, तो एन कैप से, जहां पे एन कैप क्या हो गया, आपके इकाई सदिश यूनिट वेक्टर हो गया, या फिर हम इसे ए वेक्टर भी मतलब ए कैप भी कह सकते हैं। इसका मतलब मान लो ये कोई क्षेत्रफल था एस, चलो मैंने एस से दिखा दिया, और इसका एक छोटा सा भाग था ये डीएस। तो हम लोग अगर डीएस को शो करना चाहेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, डीएस वेक्टर, मतलब इसका सदिश क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, डीएस, ये तो परिमाण हो गया, और इसके इकाई सदिश एन कैप, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। याद रखना, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बारे में बात करते हैं। आप ध्यान से देखें, ये छोटी सी बात है जो भी आगे काम आएगी, इसलिए आपको बता दिया। अब देखो बच्चों, क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने के अंदर हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की बात की। विद्युत क्षेत्र के अंदर अब क्या हुआ, इन्होंने क्या देखा, मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, ईएफएल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने क्या बात की थी कि प्लस से माइनस की तरफ जाती है या मूव करती है। तो इसका मतलब मान लो मैंने इसके अंदर ये कोई क्षेत्रफल रख दिया, अभी तो ऐसे रखा, तो इसके अंदर से कितनी क्षेत्र रेखाएं निकलती है, काउंटिंग नहीं करो आप, सीधी सीधी 1 2 3 4। लेकिन इसी क्षेत्र को अगर मैं यू रख दूं तो अब कितनी जा रही है, 1 2 3। इसका मतलब अब इस क्षेत्रफल को छोटा कर दूं तो इसका मतलब फ्लक्स रेखाएं कम या ज्यादा जा रही है, सॉरी फ्लक्स रेखा मतलब ईएफएल, अभी मैं बताऊंगा इसको, तो इसके अंदर कम या ज्यादा जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि विद्युत जो फ्लक्स होता है वो मेरे पास एक ऐसी राशि होती है जिसको किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे हुए पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या के रूप में माना जा सकता है। अर्थात मान लो ये ई की दिशा है, आपको मैंने क्या बताया था, ये पृष्ठ है, तो आप देख सकते हैं लंबवत दिशा आ रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसको मैंने क्या कहा, डीएस कैप, मतलब डीएस ही मान लो, चलो वेक्टर डीएस आ गया, तो यहाँ पे थीटा एंगल आ रहा है, तो क्या बताया, ऊपर थीटा, जिस पे थीटा था तो इधर क्या बन गया, डीएस कॉस थीटा। कहने का मतलब मैं ये देखना चाहूं कि इस क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं निकली, तो इस क्षेत्रफल से निकलने वाली बल रेखाएं इसका फ्लक्स कहलाएंगी। समझ में आ गई होगी बात। तो मैं क्या कह सकता हूं, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, मतलब किसी
विद्युत क्षेत्र में स्थित लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या उसका क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसका मतलब टोटल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी, या प्लेसिंग लिखो, चलो देखो इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। प्लेसिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ गई बात? इसका मतलब देखो हमने क्या बात की, इसको फाई से डिनोट करते हैं हम लोग। किससे शो करते हैं? फाई से। तो फाई बराबर देखो मैंने कहा शुद्ध संख्या, किस संख्या? नंबर, द नंबर ऑफ टोटल फील्ड लाइंस, ये द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट पासिंग थ्रू एरिया प्लेसिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो प्योर नंबर मतलब स्केलर क्वांटिटी, तो कितनी निकली? इतने क्षेत्र में से जिसके जो ओरिएंटेशन है, जो झुकाव है थीटा, तो मैं कह सकता हूं ये हो गया ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं एक स्मॉल ds की बात कर रहा हूं। ये रहा, चलो ये मैंने एक स्मॉल मान लिया ds है और ये पूरा s मान लो, अलग अलग समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ds है, तो इसका मतलब फ्लक्स भी क्या हो गया? स्मॉल हो गया। भाई ये क्या किया मैंने? आपको पूरी परिभाषा समझाने के लिए फाई लिखा। अब स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा? भाई एक बात ऐसे मानो, मान लो मेरे पास एक छोटी सी ऐसे रिंग हो, छोटा सा जैसे कड़ा हो मेरे पास कोई, ठीक है? एक सेकंड, मेरे पास ये कड़ा है, आपको सबको दिख रहा है। इसके अंदर से कुछ पानी की लाइंस जा रही हैं, कुछ मान लो कुछ किरणें जा रही हैं। अब अगर मैं इस कड़े को बड़ा कर दूं तो ज्यादा किरणें जाएंगी। कहने का मतलब डिपेंडेंसी डिपेंड करेगा कि क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल के साथ अगर छोटा है तो छोटा फ्लक्स। तो जहां पे कोस आता है, क्या बताया था? वेक्टर फॉर्म आती है। देखो ये सारे इसके फॉर्मूले हैं, ये आपको पूछ लेता है पेपर के अंदर। या मैं इसको लिख सकता हूं डी फाई इक्वल्स टू, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट अगर कहीं होता है, बिंदु गुणा कहीं होता है, तो वहां पे अदिश राशि आती है। कुल अगर निकालूंगा तो एक साइड से जब डी हटता है तो दूसरी साइड जाता है इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डीएस। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई डीएस कॉस ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हमने क्या निकाल लिया? फ्लक्स निकाल लिया, विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब इसकी ऐसा यूनिट बना के देखते हैं। देखो पहले इसकी कुछ विशेषताओं की बात करूं तो ये एक अदिश राशि आप देख रहे हो। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। पहली बात अदिश राशि। दूसरी बात ये क्या होता है, अगर मैं इसकी विमा बनाऊं, पहले मैं इसका SI मात्रक बनाता हूं, वो आपको सिखाता हूं, फिर भी मैं सूत्र भी बताता हूं। SI मात्रक देखो क्या होगा। E का क्या बताया था आपको? न्यूटन बाय कूलम, न्यूटन बटे कूलम। ds का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन बाय कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। या फिर अभी देखो हम आगे पढ़ेंगे, मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया कि E की वैल्यू वोल्ट पर मीटर भी होती है और साथ में मीटर स्क्वायर इसका आगे ds का, तो ये क्या आ गया? वोल्ट इंटू मीटर भी हम इसको कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? SI यूनिट समझ में आ गई होंगी आपको। इस हिसाब से इसकी SI यूनिट है। अब इसका देखो डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो वो क्या बनेगा? आप चाहो तो ये फिगर का स्क्रीनशॉट इसके साथ ले लेना, मैंने दोनों लैंग्वेज में डेफिनेशन भी लिखी है। अब इसका देखो डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र आप लिख लेना। डायमेंशन फॉर्मूला देखो क्या होता है, आप चाहो तो बहुत आसानी से बना सकते हो। न्यूटन का क्या होता है? m1 l1 t-2, मीटर स्क्वायर का l2, और कूलम का क्या होता है?
T1 A1। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो मेरे पास आएगा M1 L की 3 T की -3 A की -1। ये पेपर के अंदर आपसे पूछा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने बनाया है। समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। चलो एक मिनट छोटी सी बात और समझ लेते हैं साथ साथ। अगर मैं बात करूं कि डिपेंडेंसी के किस किस पे डिपेंड करता है, निर्भरता कि जो फ्लक्स होता है वो किस किस पे निर्भर करती है, वो क्वांटिटी, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके अंदर देखा जाए डिपेंडेंसी के अंदर, तो आप क्या देख रहे हो, फ्लक्स के फॉर्मूले में कितनी क्वांटिटी आ रही है, 1 2 3, थीटा भी आ रहा है। तो ई का मतलब एक तो ई पे मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे आप लिख लेना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा डीएस आ रहा है, डीएस मतलब क्षेत्रफल पे, एरिया पे, एरिया का मैग्नीट्यूड, थीटा एंगल मतलब एंगल बिटवीन ई एंड डीएस, ई व डीएस के मध्य बने कोण की कोज्या पर, कोज्या मतलब कोस थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ई एंड डीएस, ई व डीएस के मध्य बने कोण की कोज्या पर। समझ में आ रही है बात? विद्युत फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है इसके अंदर। इसके अंदर दोबारा समझो क्या हुआ कि मान लो मैंने कोई क्षेत्रफल लिया, ठीक है, कोई एरिया लिया और कोई एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। ये देखो, ये आप देख रहे हो एलिमेंट की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो थीटा, अब इसके अंदर से कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, ऐसे है ये बात। अब आप सोचोगे थीटा क्या मतलब, देखो क्या होता है, मैंने ये हाथ ऐसे रख, ऐसे है, मान लो ऐसे कोई सामने से फील्ड लाइंस आ रही है, ऐसे पास हो रहा है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो इधर वाली तो सीधी निकल गई, इसके अंदर से पास कहां हुई, ऐसा तो ना हो ऐसे आएंगे ऐसे निकलेगी फिर ऐसे जाएगी, नहीं। तो एंगल पे भी डिपेंडेंसी साथ साथ आती है। बात समझ में आ रही है? ये मेन फॉर्मूले हैं। वैसे आप याद रख लेना, फाई इक्वल्स टू डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डीएस या फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस कॉस ऑफ थीटा। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया होगा। अब हम इसके ऊपर कुछ स्पेशल केसेस हैं उनके ऊपर बात करते हैं, देखते हैं। देखो स्पेशल केसेस का मतलब विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां क्या है कि अब ये किसकी वैल्यू कितनी क्या हो सकती है, देखो इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ई और डीएस क्या हो आपस में आपके थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाए, तो डीएस की जो डायरेक्शन है और ई की जो डायरेक्शन है वो परस्पर समांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए। इफ E and direction of ds are parallel, या फिर मैं ds के परपेंडिकुलर, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, अभी बता रहा हूं। तो पहले आप तो वैल्यू देखो, पहले तो फाई इक्वल्स टू थीटा की जगह 0 रखो, E ds cos ऑफ 0, आप जानते हो cos 0 की वैल्यू 1 जो कि मैक्सिमम होती है, तो मैं कह सकता हूं फाई मैक्सिमम इक्वल्स टू E डॉट ऑफ ds। समझ में आ रहा है आपको? ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये कैसे है, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास क्या है कि ये आप ऐसे समझो कि सामने से ऐसे कोई, चलो कोई नदी आ रही है, पानी की नदी आ रही है, अब उसके अंदर ये मेरे पास ये क्या है, प्लेन है। अब इसको समझना ध्यान से, एक तो प्लेन ये हो गया, इसकी डायरेक्शन सामने है, ऐसे सामने की तरफ डायरेक्शन है। तो अब ये जब नदी ऐसे आ रही है तो ये ऐसे रखा है, तो इसका मतलब जो प्लेन है उसके पानी परपेंडिकुलर हो गया, नहीं हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। मैंने लिखा डायरेक्शन ऑफ डीएस, यहां पे डायरेक्शन पैरेलल है, याद रखना, प्लेन है जो खुद परपेंडिकुलर है। देखो ये पैरेलल कब होगा, अब ये ऐसे रख दो और पानी ऐसे जा रहा है तो दोनों पैरेलल हो गए, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर हो गई। थीटा हमेशा डायरेक्शन के साथ बनता है, ठीक है। दूसरा केस सेकंड, अगर मैं बात करूं केस सेकंड के अंदर क्या होता है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री दैट इज वेक्टर ई एंड डायरेक्शन ऑफ डीएस इज पैरेलल, मतलब समांतर होगी, तो क्या होगा,
फाई इक्वल्स टू ई ds cos 90, आप जानते हो cos 90 जीरो होता है, तो ये जीरो आ गया। ये फाई की वैल्यू मिनिमम है। अब कुछ बच्चों के मन में विचार आता है कि सर cos 180 माइनस 1 जो कि और छोटा होता है, लेकिन फ्लक्स के अंदर फील्ड लाइंस है, तो फील्ड लाइंस के अंदर मिनिमम का मतलब जीरो हो गया भाई। अगर फील्ड लाइन ज्यादा क्या होगा, ये तो नहीं आएंगी या बाहर नहीं निकलेंगी। अब आई भी खत्म थोड़ा हो जाएगी। तो यहाँ पे जब ध्यान समझो, इफ थीटा इक्वल्स टू 180, मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इसको पढ़ेंगे नहीं। ई ds cos 180 भाई इंटीग्रेशन है इनके साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है खास अभी। तो इसका मतलब माइनस ई ds, तो ये इसको हम नेगेटिव फ्लक्स कह देते हैं बस। ये पॉजिटिव फ्लक्स है, नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो मेरे पास ये कोई, पहले आप इसको नोट करो, कर लिया होगा आपने, इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स का क्या मीनिंग है, इधर ध्यान से समझो। देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास ये कोई एरिया है, इस एरिया के अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो आप क्या जानते हो प्लस क्यू के कारण फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं, बाहर की तरफ जाती है नहीं जाती, हमने पढ़ा था बाहर की तरफ जाती है। तो इसको बोलेंगे फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। मतलब चार्ज का नेचर बताएगा, अंदर बाउंड चार्ज कैसा नेचर का है। और अगर मान लो यही नेगेटिव हो जाए, तो अब ये फील्ड लाइंस ये वाली मानो, दूसरी वाली, देखो आप लोग डिफरेंट डायग्राम बनाएंगे। मैंने एक में बता दिया, जब आप नेगेटिव का बनाएंगे तो पॉजिटिव वाले लाइंस नहीं लेंगे, सेम ऐसा दूसरा बनाएंगे। तो फ्लक्स क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब अगर किसी एरिया से आउटगोइंग फ्लक्स बाहर जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। फ्लक्स अंदर आता है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव फ्लक्स। समझ में आ गई बात, पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स। इस हिसाब से हम इस फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। आगे देखो, जब पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है तो इसको सोर्स चार्ज भी कहते हैं, तो हम इसको सोर्स टाइप फ्लक्स भी कह सकते हैं। और जब माइनस नेगेटिव टाइप का फ्लक्स रखा जाता है तो इसको सिंक कह सकते हैं, सिंक टाइप का फ्लक्स भी कहा जाता है। आपको समझ में आया ये बात? तो इस हिसाब से हमने क्या देखा, फ्लक्स कितने टाइप का हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एक प्रकार का सोर्स चार्ज कहलाता है और नेगेटिव चार्ज को हम सिंक चार्ज कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, आ गया होगा। अब देखो, नोट कर लिया, नोट कर लो, समझ में आ गया होगा। देखो फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और एक इंपॉर्टेंट फिजिक्स की क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसके बारे में हम बहुत स्टडी करेंगे आगे अच्छे से जाके। इसके ऊपर एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे गाउस, जिन्होंने अपना प्रिंसिपल भी दिया था। तो अब हम इसके आगे जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण। नाम से पता चल रहा है सतत, सतत मतलब कंटिन्यूअस। लेकिन एक जगह मैंने आपको क्वांटाइजेशन पढ़ाया था कि चार्ज विविक्त होता है, टुकड़ों के रूप में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। लेकिन यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझो। देखो चार्ज एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, बहुत ही छोटी। अगर किसी सरफेस के ऊपर चार्ज रखा जाए और ऑब्जर्वेशन बहुत दूर से लिया जाए तो वो आपको कंटिन्यूअस दिखेगा। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में ऐसे मान लो, एग्जांपल बताऊं मैं आपको, किसी खेत के अंदर मान लो सरसों की खेती हो रही है, तो आपने देखा होगा सरसों के फूल पीले पीले आते हैं। अगर आप सरसों के खेत के अंदर जाते हो, पास से देखते हो, तो अलग अलग फूल को ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको दूर से ऑब्जर्व करो, मान लो किसी एरोप्लेन से, किसी या और कोई छत वगैरह से दूर से ऑब्जर्व करो, तो आपको ऐसा दिखेगा जैसे एक पीली चादर सी, एक पीली चादर क्या हो, बिछी हुई है।
आप अलग अलग उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो इसी हिसाब से अगर मान लो किसी सरफेस के ऊपर चार्ज होगा और उसके लिए ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो वो चार्ज सतत दिखेगा, कंटिन्यूस दिखेगा, लेकिन चार्ज कभी भी सतत नहीं होता, चार्ज कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता। ये हमेशा क्वांटाइजेशन रूल का फॉलो करता है। कभी भी चार्ज ऐसा नहीं होगा कि क्वांटीकरण नहीं है। तो हमने जो लेक्चर्स सेकंड या फर्स्ट के अंदर जो पढ़ा था क्वांटाइजेशन, वो गलत नहीं है, लेकिन तो मतलब क्या है कि कंटिन्यूस का मतलब ये होगा कि हमें केवल ऑब्जर्व कंटिन्यूस होता है, वास्तव में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस नहीं होता रियल में। तो ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, दूर से देखने पर हमें ऐसा इमेजिन होता है कि चार्ज क्या है, कंट्रीब्यूशन मतलब कंटिन्यूस है। ये तीन टाइप का होता है मेनली। एक तो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है एरिया या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप पूरी नाम लिख लेना इसके, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इसके लिए जो सिंबल होता है वो होता है लैम्डा, इसके लिए जो सिंबल होता है वो सिग्मा, और इसके लिए जो सिंबल होता है वो रो होता है। ठीक है, अभी कैसे होता है, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको ये हम कल स्टडी करेंगे, कल इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वीडियो में वो करें, और जो भी आपके लिए वीडियो अपलोड की जा रही है उनको अच्छे से ध्यान से देखें, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज जो मैथ की वीडियो अपलोड हुई है उसका भी रिस्पॉन्स आप लोग हमें कमेंट में जरूर दें, आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।